हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज के परिप्रेक्ष्य में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के प्रोविजंस की सार्थकता पर चर्चा करेंगे। विषय को रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ये कानून छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, बल्कि इससे उनके व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हो रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मेरे अनुभवों पर आधारित है। मुझे लगता है कि आदिवासी समुदाय के नागरिकों को जो संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए थे, उससे उन्हें वंचित रखा जा रहा है। मैं यहाँ कुछ तथ्यों को रखना चाहूँगा। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ। उद्धृत है कि यह अधिनियम छोटा नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत शेड्यूल्ड ट्राइब्स मेंबर्स की भूमि के हस्तांतरण को रोकने के लिए और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से लाया गया था। उन कालखंड में अंग्रेज़ों का शासन था। 14 अगस्त 1765 को शाह आलम, जो उस समय दिल्ली के एम्परर हुआ करते थे, उसने उस क्षेत्र का परपेचुअल ग्रांट ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया और अंग्रेज इस क्षेत्र में कर वसूली को सख्त बनाने और अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। इसी से उदय हुआ सम्मानित बिरसा मुंडा जी का, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ मजबूती से खड़े हुए। तो जंगल क्षेत्र में अपना अधिकार मजबूत करने में बिरसा मुंडा जी अंग्रेज़ों की राह का सबसे बड़ा बाधा बने। जल, जंगल और ज़मीन को अंग्रेज़ों के अधिकार से बचाने की कवायद चल रही थी। उस समय यह वन क्षेत्र विकास से कोसों दूर था। आदिवासी समुदाय का जीवन जंगलों पर निर्भर था, इसलिए आदिवासी समुदाय के लोग अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे, जिसका नेतृत्व श्री बिरसा मुंडा जी कर रहे थे। यह आंदोलन 1895 से 1900 तक चला। बिरसा मुंडा आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज उनके किसी भी संगठनात्मक कार्य को रोकने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में अंग्रेज शासक गैर आदिवासी नागरिकों से मिलने वाला सहयोग रोकना चाहते थे। बिरसा मुंडा जी को जो सहयोग गैर आदिवासियों से मिला था, उसको रोकना चाह रहे थे। अब यहाँ उद्देश्य था, एक तो कि मजबूत कर प्रणाली विकसित किया जाए, दूसरी कि गैर आदिवासी के द्वारा ज़मीन खरीद को रोका जाए, और तीसरी अहम बात थी कि आदिवासी भाइयों को आंदोलन से दूर रखा जाए। दूसरी ओर बिरसा मुंडा जी इस क्षेत्र के जल, जंगल और ज़मीन को अंग्रेज़ों के अधिकार से मुक्त रखने की लड़ाई लड़ रहे थे। वर्ष 1900 बिरसा मुंडा जी का स्वर्गवास हो गया और आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। वर्ष 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाया गया। सोच ये भी था कि आदिवासी समाज छल प्रपंच से दूर इतने सरल हैं कि उन्हें बहला फुसलाकर उनके ज़मीन से बेदखल किया जा सकता है, इसीलिए इसे रोकना आवश्यक है। इसलिए उनकी भूमि हस्तांतरण से पहले उपायुक्त की अनुमति लेना आवश्यक किया गया। परिणाम क्या हुआ? जब भी आदिवासी समुदाय को आवश्यकता पड़ी तो बाध्य होकर उन्हें अपनी भूमि कम कीमत पर बेचनी पड़ी। क्यों? क्योंकि खरीदार उसी थाने के रहने वाले आदिवासी ही हो सकते थे। अगर स्वतंत्र अधिकार होता तो उचित कीमत मिल सकता था। अब आज के बदले हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में
झारखंड में छोटा नागपुर टीएनसी एक्ट के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण के रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस की उपयोगिता, आवश्यकता और उसकी सार्थकता पर चर्चा करेंगे। विषय थोड़ा हटकर है, इसलिए इसमें अलग अलग विचार हो सकते हैं। मेरा भाव इस बात से है कि इस कानून को लागू हुए 115 वर्षों से अधिक बीत गए, तो क्या आज भी वही परिस्थितियां हैं जो 115 वर्ष पूर्व में थी, या फिर इस कानून का पुनर्विचार की आवश्यकता है? आज ना अंग्रेजों का शासन नहीं है, स्वतंत्र भारत है। आदिवासी समाज के लोगों को छोटा नागपुर टीएनसी एक्ट के रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन में से कोई फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? क्या यह कानून उनके विकास में बाधा तो नहीं बन रहा है? ये समझना महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल 46 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अन्य वर्गों के साथ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी विशेष सुरक्षा देने की बात करता है। यानी संविधान इस बात से प्रेरित है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य एक वीकर सेक्शन में आते हैं और उन्हें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है। आर्टिकल 46 क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। द स्टेट शैल प्रमोट with special care of educational and economic interest of the weaker section of the people and in particular of the scheduled caste and scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation। social injustice से भी उसका exploitation नहीं होना चाहिए, social injustice वहाँ नहीं होनी चाहिए। Very important to explain social justice। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कानून 115 वर्षों में आदिवासी समुदाय की कितनी सुरक्षा कर पाया? यदि संपूर्ण सुरक्षा नहीं दे पाया तब तो ये कानून पूर्णतः तर्कहीन है और मानवीय संवेदना को मुंह चिढ़ा रहा है। क्या 115 वर्षों में यह कानून वास्तव में आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा करने में समर्थ रहा है, या उनकी भूमि का बड़ा भाग किसी न किसी माध्यम से सामान्य वर्ग को हस्तांतरित हो गया, जिसका उचित कीमत उन्हें प्राप्त नहीं हो सका, और जिन्हें भूमि हस्तांतरण की जा चुकी है वे इस भूमि पर आवास बनाकर रह रहे हैं? फिर जब बड़ी संख्या की आबादी ऐसी भूमि खरीदकर उस पर आवास बनाकर रह रहा हो, तो क्या उस बड़ी संख्या की आबादी को सड़क पर आने के लिए मजबूर किया जाना सामाजिक न्याय है? बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका उत्तर राजनीतिक व्यवस्था को देना चाहिए। अगर धरातल पर देखें तो आदिवासी समुदाय में भी विकास हुआ है और आज वे विभिन्न जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, समाज को नेतृत्व दे रहे हैं, सरकारी पदों पर हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी से निर्णय लेने में सक्षम है। आज आदिवासी समाज राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्री, पदाधिकारी और अन्य पदों को सुशोभित कर रहे हैं। वे स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हैं। अब वे वीकर सेक्शन में नहीं आते हैं और समाज के मुख्य धारा से अब उनकी कोई दूरी नहीं है। तो उनके संवैधानिक स्वतंत्रता पर अंकुश क्यों? उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए उनके भूमि हस्तांतरण पर लगाया गया प्रतिबंध उनके विकास में बाधा तो नहीं, उनके लिए सोशल जस्टिस इनजस्टिस तो नहीं हो गया? अगर भारतीय संविधान की बात करें तो आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक भारतीय को संपत्ति का अधिकार देता है। संपत्ति के अधिकार का अर्थ जरूरत पड़ने पर अपनी संपत्ति के हस्तांतरण पर स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार भी है, जिसको कहते हैं ना एब्सोल्यूट राइट। ये समझने की बात है कि अब ये संपत्ति खरीदने में स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, तो बेचने में क्यों नहीं ले सकते? संपत्ति खरीदने के पहले तो किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यदि वो किसी सामान्य वर्ग से संपत्ति खरीदते हैं
तो वहाँ पर किसी भी पदाधिकारी का अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। फिर बेचने के पहले उपायुक्त की अनुमति क्यों, प्रतिबंध क्यों? आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ का प्रावधान है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अर्थात राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। क्या ये प्रतिबंध जो आदिवासी समाज पर लगाया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और सोशल जस्टिस के सिद्धांतों की अवहेलना नहीं है? बिल्कुल है। अब छोटा नागपुर टीएनसी एक्ट के टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी को देखते हैं। ये प्रतिबंध शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अधिकारों का हनन है। मूलतः यह कानून छोटा नागपुर डिवीजन के अंतर्गत रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब्स मेंबर पर लागू की गई थी। उस समय भी मानभूम जिला और म्यूनिसिपल एरिया को इसकी एप्लीकेबिलिटी से बाहर रखा गया था। यानी मानभूम जिला और म्यूनिसिपल एरिया को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं था। 22 दिसंबर 1908 को एक नोटिफिकेशन के तहत इसकी टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी की सीमा थोड़ी बढ़ा दी गई और इसके बाद यह कानून मानभूम जिले के कुछ क्षेत्रों में भी लागू कर दी गई और बाद में दिनांक 16 दिसंबर 1909 को यह कानून पूरे मानभूम जिले में लागू करने का नोटिफिकेशन किया गया, जो फाइनली 7 दिसंबर 1910 से कुछ संशोधन के साथ प्रभावी हो गया। इस कानून का महत्वपूर्ण प्रावधान जो आदिवासी समुदाय के खिलाफ है वो है सेक्शन 46, जिसके तहत शेड्यूल्ड ट्राइब्स मेंबर की भूमि हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया गया है। सेक्शन 46 के प्रावधान की विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले इसके एप्लीकेबिलिटी को देखते हैं। मूल रूप से जब ये कानून लाया गया था तो आप देखेंगे चैप्टर 1 जहाँ प्रिलिमिनरी लिखा हुआ है उसमें इस प्रकार से लिखा गया था, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। दिस कॉल्ड द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। सेकेंड था इट एक्सटेंड टू छोटा नागपुर डिवीजन except the district of Manbhum and except the area or part of an area which is constituted a municipality under the Bengal Municipal Act, Bengal Act 3 of 1884, and which is specified in his behalf by notification issued by local government, and the local government may by notification extend the whole or any portion of the act to be state district or of Manbhum or to any part thereof। अर्थात जिस समय कानून लागू हुआ था उस समय इसकी एप्लीकेबिलिटी म्यूनिसिपल एरिया में नहीं थी। हाँ, इसके विस्तार का अधिकार सरकार को था। इस कानून के लागू होने के बाद इसमें समय समय पर अमेंडमेंट किए गए। छोटा नागपुर टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1882 आया। इस अमेंडमेंट में इसकी एप्लीकेबिलिटी को और बढ़ा दिया गया। इस अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ? इट एक्सटेंड टू द नॉर्थ छोटा नागपुर एंड साउथ छोटा नागपुर डिविजन्स इंक्लूडिंग द एरियाज और पार्ट ऑफ द एरिया which have been constituted into municipality or notified area committee under the Bihar and Odisha Act 1922 or which are within the cantonment। 74 वर्षों के बाद 1982 में जो अमेंडमेंट किया गया
वो 74 वर्ष के बाद आया। 74 वर्षों के बाद इसकी एप्लीकेबिलिटी म्यूनिसिपल एरिया में भी कर दी गई। यानी 74 वर्षों तक म्यूनिसिपल एरिया में आदिवासी भूमि का हस्तांतरण सामान्य वर्ग को हुआ और इतने लंबे अंतराल के बाद म्यूनिसिपल एरिया में भी आदिवासी भूमि का हस्तांतरण प्रतिबंधित कर दिया गया। यहाँ एक बात समझने की है कि या तो 74 वर्षों तक उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं दी गई या 74 वर्षों के बाद उन्हें अपने अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इसके बाद छोटा नागपुर टेनेसी अमेंडमेंट एक्ट 1996 में पुनः कुछ बदलाव किए गए और पलामू डिवीजन को जोड़ा गया। इस प्रकार 1992 के अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 1(2) कुछ इस प्रकार हो गया। इट एक्सटेंड टू नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर एंड पलामू डिवीजन इंक्लूडिंग द एरिया और parts of the area which has been constituted into municipality or notified area committee under Bihar and Odisha Act 1922 or which are within cantonment। अब restrictions क्या है? सेक्शन 46 के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब्स मेंबर्स की भूमि हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रतिबंध के परिणाम स्वरूप आदिवासी समाज अपनी भूमि सामान्य वर्ग को नहीं बेच सकते हैं और जिन्हें बेच सकते हैं वो कौन है? वो आदिवासी समाज के ही होंगे और उसी थाना क्षेत्र के निवासी होंगे जिस थाना क्षेत्र में की संपत्ति है। आबादी बढ़ती गई, शहरीकरण और सामाजिक विकास के लिए शहरों का विस्तार हुआ, शहरों में भूमि की कीमत बढ़ी, परंतु आदिवासी समाज इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। मुझे करीब से कई आदिवासी बंधुओं की परिस्थितियों को जानने का मौका मिला जो भूमि के मालिक हैं परंतु उनके अपने बच्चों का धन से के अभाव में अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। शहर में स्थित ज़मीन पर अगर प्रतिबंध हटा दिया जाए तो आदिवासी समुदाय के सदस्य अपनी भूमि के बदले उचित कीमत पा सकेंगे और विकास कर पाएंगे। एक बात और है, कुछ भूमि बंजर है जिस पर खेती भी नहीं हो पाती है या पर्याप्त उपज नहीं हो पाता है और विवश होकर मजदूरी करने को मजबूर हो गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि कहीं उनकी सुरक्षा करते करते कानून उनका नुकसान तो नहीं कर रहा है। सुप्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ते थे, रक्षा में हत्या। ऐसा प्रतीत होता है यह कानून आदिवासी समाज के पैरों में बेड़ियां डाल दिया है, उनके अधिकारों की स्वतंत्रता की हत्या कर रहा है और आज समाज को यह सोचने पर विवश कर रहा है कि उनकी स्वतंत्रता को आज़ाद किया जाए। वे भी इस समाज के सदस्य हैं, उन्हें भी आज़ादी से जीने का स्वतंत्र निर्णय लेने का, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा देने का और समाज के मुख्य धारा के साथ चलने का अधिकार है। यह तभी हो सकता है जब उनके ऊपर लगा प्रतिबंध को हटाया जाए और उन्हें स्वतंत्र निर्णय का अधिकार दिया जाए। क्योंकि आज अगर वो अपनी ज़मीन को बंधक रखकर घर बनाने के लिए या बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो बैंक इसमें इनकार कर देता है, तो ये सुविधा भी उनको नहीं मिल पाती है। अब 115 वर्षों में यह कानून आदिवासी समुदाय के हितों की सुरक्षा नहीं कर सका तो चिंता का विषय है और ऐसे कानून में बड़े संशोधन कर इन्हें स्वतंत्र अधिकार देने की आवश्यकता है। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि जहाँ तक विषय है लैंड ट्रांसफर्ड इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 46 ऑफ CNT एक्ट से संबंधित मुकदमे के निष्पादन का, तो इससे संबंधित हजारों मुकदमे न्यायालय में लंबित हैं जिसका निर्णय नहीं हो पा रहा है। संक्षेप में कहें तो छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट के प्रावधान आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करता है बल्कि उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। अलग अलग कानून में कालांतर में बदलाव करने का उन्हें समाप्त किए जाने की प्रक्रिया होती रही है,
फिर इस कानून में भी आवश्यक बदलाव आज समय की मांग है। मैंने इस आर्टिकल के लिए यथासंभव तथ्य जुटाने का प्रयास किया जिसमें सुधार की संभावना रहेगी। आप सहमत हों या असहमत हों, आपसे अपनी स्वतंत्र राय अपेक्षित है। धन्यवाद।